अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने आपको पिछले लेक्चर में आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से मुतल्लिक वीडियो जो है ना आपके साथ शेयर की थी। आज का वैसे हमारा लेक्चर जो था वो बनता मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पे था। इससे पहले हमने जो आयनिक कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन किए हैं वो ल्यूएस मॉडल के ज़रिए किए हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था ल्यूएस मॉडल की कुछ लिमिटेशंस हैं, खामियां हैं कि वो किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल की शेप को डिस्क्राइब नहीं कर सका, ना शेप, ना ज्योमेट्री, ना एंगल्स। तो इसीलिए मॉडर्न थ्योरीज जो हैं वो जो हैं उन्होंने ये रोल प्ले किया है कि वो हम कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के शेप, स्ट्रक्चर्स, ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करती हैं। लेकिन मॉडर्न थ्योरीज आपको उस वक्त तक समझ नहीं आती जब तक कि आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ना आती हो। तो आज इसलिए मैं आज आपको जो लेक्चर आपके साथ पहले शेयर कर रही हूँ मॉडर्न थ्योरी से पहले, वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पर है। आप मैट्रिक लेवल में शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करना सीख कर आते हैं। आपको वहाँ पे बताया जाता है कि के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 फिल करने होते हैं, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। तो एक शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो 2n स्केयर फार्मूला होता है। के शेल के लिए एन वैल्यू 1 होती है। तो जब हम इस फार्मूले में 1 का स्केयर लेते हैं तो 1 का स्केयर 1 ही आता है, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर 2। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एल शेल के लिए एन की वैल्यू 2 होती है। अगर यही फार्मूला अप्लाई करें तो 2 का स्केयर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर 8 आ जाता है। इस शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट नहीं होते। एम शेल में एन की वैल्यू 3 है, 3 का स्केयर 9 मल्टीप्लाई बाय 2, इसमें 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट नहीं होते। और एन शेल में 32 से ज़्यादा अकोमोडेट नहीं होते। कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। अब फर्ज करें आपने सोडियम के शेल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो सबसे पहले तो आपने उसका एटॉमिक नंबर देखना होता है। सोडियम के 11 ही प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। अब आप 11 एटॉमिक नंबर का मतलब है कि आपने उसके शेल में 11 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इन बातों को ज़रूर ज़हन में रखना है कि के में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते। तो के में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद, ये मैंने यहाँ पे मॉडल भी इसका शो किया हुआ है, न्यूक्लियस के बाद के शेल में 2 के बाद एल में आप पूरे 8 डालेंगे, 8 से ज़्यादा नहीं करने। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन इसका बाकी है। अब वैसे तो कैपेबिलिटी एम में 18 की है, लेकिन आपको पता है कि इसके अंदर टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 अगर के और एल शेल में आ गए हैं तो खाली एक आपको एम शेल में डालना है। तो इस तरह इसके अंदर 3 शेल आ जाएंगे, के एल एम। एक में 2 इलेक्ट्रॉन, एक में 8 और एक में 1। तो ये वो कन्फिग्रेशन है जो मैट्रिक लेवल पे करवाई जाती है आपको। दूसरी एग्जांपल लिथियम की है। इसका एटॉमिक नंबर 3 है। इसके न्यूक्लियस में 3 ही प्रोटॉन है और बाहर 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। के में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेबिलिटी है वो फिल करने के बाद। अब एल में बेशक 8 की है लेकिन इसके पास है ही 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन एल में चला जाएगा, तो ये इसका सिंपल मॉडल बन जाएगा। अगर आपने सब शेल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं तो वो मैंने आपको चैप्टर 5 में एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में सिखाया हुआ है कि सब शेल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाले जाते हैं। और उसमें जो वैल्यूज़ आई थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि एस सब शेल में 2 से, देखें पहले वाले के एल एम एन शेल्स से, शेल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के वो फर्दर डिवाइड हुए होते हैं सब शेल में। 4 सब शेल्स के नाम मैंने आपको बताए थे। क्वांटम नंबर वाला जो चैप्टर 5 का टॉपिक है उसमें अजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल, स्मॉल एल, उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो आज मैं आपको सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करना सिखाऊंगी। देखिए सब शेल्स में जब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो उन रूल्स को भी हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे डिस्कस, अगली इम्पोर्टेंट बात यह है कि सब शेल्स फर्दर डिवाइडेड होता है ऑर्बिटल्स में। तो किसी भी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हमेशा फिक्स होती है और वो वैल्यू होती है 2। जैसे पी सब शेल है, ये 3 डी जनरेट यानी 3 इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स पे मुश्तमिल होता है। ये भी आप अगर जो है अगर आप भूल चुके हैं तो ये आप दोबारा चैप्टर 5 का टॉपिक क्वांटम नंबर देख सकते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में मैंने बताया है कि पी सब शेल के अंदर 3 डी जनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। डी जनरेट ऑर्बिटल्स किन्हें कहते हैं? जिनकी एनर्जी आपस में बराबर हो। एक को नाम दिया जाता है पी एक्स का, एक को पी वाई का और एक का पी जेड। तो ये 3 ऑर्बिटल्स हैं। पी में वैसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6। लेकिन जब आप इसको 3 ऑर्बिटल्स में स्प्लिट कर देते हैं
तो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आने की जो कैपेबिलिटी है वो दो है। अगर दो आप इसमें डालते हैं, दो इसमें डालते हैं, दो इसमें डालते हैं, तो मिला के दो और दो चार और दो छः ही बनेंगे पी सब शेल में। लेकिन पी सब शेल को अगर आप ऑर्बिटल में स्प्लिट करके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो दो आपने इसमें डालने हैं, दो इसमें डालने हैं और दो ही इसमें। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दो से ज़्यादा फिल नहीं हो सकते। दो चार छः मिला के पी सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे। इसी तरह डी सब शेल मैंने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताया था कि 5 इक्वल एनर्जी के डी जनरेट ऑप्टस पे मुश्तमिल होता है। इक्वल एनर्जी के ऑप्टस को कहते हैं डी जनरेट। इनके नाम भी वहाँ मैंने उस लेक्चर में बताए थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्केयर डैश वाई स्केयर, डी जेड स्केयर। डी में मैंने अभी आपको बताया है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं 10, ये डी में 10। अब चूंकि ये 5 ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड है, तो अगर हम इनमें दो दो इलेक्ट्रॉन डालते हैं, दो चार छः आठ दस, 10 पूरे हो जाते हैं। एक ऑर्बिटल में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फेल नहीं होते। तो अब देखें, आपकी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए शेल, सब शेल और ऑर्बिटल सब में जा सकते हैं। शेल जो हैं उनके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मैंने बता दिए हैं, के में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। एस पी डी एफ में भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स बता चुकी हूँ। एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। और अगर हम इनको फर्दर ऑर्बिटाल्स में डिवाइड कर लेते हैं सब शेल को, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा फिक्स होती है 2 नंबर। देखें, सब शेल में फिक्स नहीं है। एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। के एल एम एन में भी फिक्स नहीं है। लेकिन ऑर्बिटाल्स जितने भी हैं, डी जनरेट ऑर्बिटाल्स, इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल, इनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद फिक्स है। दो से कम तो हो सकती है, मगर दो से ज़्यादा ये अकोमोडेट नहीं करते। तो अगर ये पांचों दो दो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर फिल कर लें, तो डी सब शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 10 हो जाएगी और वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा। इसी तरह एफ सब शेल हमारा जो है, इसके अंदर 7 डी जनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। 7 डी जनरेट ऑर्बिटल्स में अगर आप सारों में दो दो इलेक्ट्रॉन डाल दें तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स की आप फिलिंग कर रहे होते हैं इन सब शेल्स या ऑर्बिटल्स में, तो आपको जो है कुछ रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। देखें, शेल वाला आप मैट्रिक लेवल पे पढ़ चुके हैं कन्फिग्रेशन। आज हमने क्या सीखना है, सब शेल में और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। तो आपको कुछ नए रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। एक को कहते हैं एन प्लस, इसको 1 नहीं रीड करना, एन प्लस एल रूल है। फिर ऑफबॉ प्रिंसिपल है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है और हुन्स रूल है। बारी बारी एक प्रिंसिपल को हम स्टडी करेंगे और फिर कन्फिग्रेशन पर आएंगे। आपको पता है कि के शेल में सिर्फ एक ही सब शेल होता है, 1s। एल शेल में दो सब शेल होते हैं, 2s और 2p। उससे अगले में 3 सब शेल होते हैं, 3s, 3p और 3d। उससे अगले में 4s, 4p, 4d, 4f। फिर 5s, 5p, 5d, 5f। फिर उससे अगले शेल में 6x, 6p, 6d, 6f। हर शेल सब शेल में डिवाइडेड होता है। और उसके बाद 7s तक मैंने लिखा है, क्योंकि आपकी बुक में 7s तक इसकी अरेंजमेंट की हुई है। तो मैंने 1s के बाद 2s और 2p लिखा, क्योंकि जो एल शेल है वो दो ही सब शेल में डिवाइडेड होते हैं। फिर उसके बाद के के बाद एल और एल के बाद एम शेल में 3 सब शेल्स आते हैं, और बाकी सब में आपने 4 ही लिखने हैं। 4s, 4p, 4d, 4f। हमारा पूरा प्रोडक्ट टेबल 4 ही ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, एस पी डी एंड एफ। इससे ज़्यादा पर हम नहीं जाते। 5s, 5p, 5d, 5s, 6x, 6p, 6d, 6f और 7s। अब आपको पता है कि इनके साथ n की वैल्यू 7 ही मेंशन है। ये 1 जो है ये इसकी n की वैल्यू है। n किसको कहते हैं, जो शेल नंबर होता है। ये के शेल का सब शेल है, तो इसकी वजह से के की वैल्यू, के के लिए n की वैल्यू 1 होती है, तो इसके साथ 1 ही लगाएंगे। ये दोनों एल शेल के दोनों सब शेल हैं, इनके साथ 2 एल शेल के वजह से ही लिखा हुआ है, तो इस वजह से हम इनको साथ लिखेंगे 2 3 इन तीनों के साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 3 आ जाएगी। इन सब के चारों जो ये के का शेल था, ये एल के दो सब शेल थे, ये एम के थे और ये एन के आगे। तो इन चारों के साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 और 4 ही रहेगी। इसी तरह ये जो पांचों हैं, इससे अगले वाले शेल के सब शेल हैं, इन सब की एन की वैल्यू 5 ही होगी। इसी तरह ये सारे के सारे उससे अगले शेल के सब शेल हैं, इन सब की 6 वैल्यू रहेगी। ये उससे अगले वाले शेल का सब शेल है, तो इसकी वैल्यू 7 होगी। 7 है, 7 मेंशन है।
इसके बाद अलावा मैं आपको बता चुकी हूँ अपना जो चैप्टर 5 का लेक्चर था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पर, कि एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है, तो इस वजह से हमने इसके लिए एल वैल्यू ज़ीरो ले ली। दूसरे में एन की वैल्यू तो बदली लेकिन एस की वैल्यू ज़ीरो ही रहेगी क्योंकि ये एस सब शेल है। पी के पी के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए एल वैल्यू वन होती है। फिर एस आ गया, एस के लिए एल की वैल्यू ज़ीरो होती है, पी के लिए एल की वैल्यू वन, डी के लिए एल की वैल्यू टू, ज़ीरो वन टू। फिर एस पर आ जाएं, एस के लिए एल वैल्यू ज़ीरो, पी सब शेल के लिए एल की वैल्यू वन, डी के लिए टू, एफ के लिए थ्री। इसी तरह आप सारों की लिख लेंगे। अब एन प्लस एल वैल्यू निकालना मुश्किल नहीं रहा, वन में ज़ीरो को ऐड करें एन और एल को तो वन आंसर आ गया, टू, टू प्लस वन थ्री। इस तरह आपने ये मेथड अप्लाई करके सारे सबशेल्स की एन प्लस एल वैल्यूज को निकाल लेना है। ये मैंने सारी कैलकुलेट की। जब आपके पास एन प्लस एल वैल्यू सारी सबशेल्स की और आ जाएंगी, वन एस टू एस टू पी थ्री एस सब की, तो फिर अब हम इनको एन प्लस एल के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे स्मॉल वैल्यू एन प्लस एल की वन एस सबशेल के लिए आई है वन, उससे बड़ी वैल्यू टू एस के लिए आई है टू। तो जब हम इन्हें अरेंज करेंगे तो सबसे पहला नंबर वन एस का क्योंकि इसकी एन प्लस एल वैल्यू सबसे कम है, फिर उसके बाद टू एस को अरेंज करेंगे क्योंकि इसकी एन प्लस एल वैल्यू इससे लार्ज है। उसके बाद हमने टू पी को क्यों अरेंज किया? टू पी को इसलिए अरेंज किया कि इन दोनों से बड़ी वैल्यू इसकी है, लेकिन टू पी के साथ साथ थ्री एस जो सब शेल है इसकी भी यही वैल्यू है। जब आपके पास दो सब शेल्स की सेम एन प्लस एल वैल्यू आ जाए तो आपने उसको पहले अरेंज करना होता है जिसकी एन की वैल्यू स्मॉल हो। अब देखें एन प्लस एल तो दोनों का थ्री है, लेकिन एन इस वाले का टू और इस वाले का थ्री है। तो जब हम एन प्लस एल के असेंडिंग ऑर्डर में सब शेल्स को अरेंज कर रहे होते हैं तो वैसे तो हमने क्या करना होता है, सबसे छोटी वैल्यू वाले सब शेल को सबसे पहले अरेंज करना होता है, और जो जो वैल्यू बढ़ती जाती है उससे आगे आपने अरेंजमेंट करनी होती है। तो वन एस के बाद टू एस अरेंज किया और उसके बाद टू पी और थ्री एस दोनों की एन प्लस वैल्यू सेम आ गई, तो फिर हमने क्या नंबर देखना होता है, एन। जिस वाले सबशेल का एन नंबर स्मॉल होगा उसको पहले अरेंज कर दें और जिसका बड़ा होगा उसको बाद में। तो हम जब अरेंज करेंगे वन एस के बाद टू एस, फिर टू पी, फिर थ्री एस, और फिर इसके बाद आपको फिर दो सबशेल्स नजर आ रहे हैं जिनकी एन प्लस एल वैल्यू फोर है। एक थ्री पी, इसकी भी वैल्यू फोर नजर आ रही है, फोर एस की भी वैल्यू फोर नजर आ रही है। अब थ्री पी और फोर एस में से एक का क्वांटम नंबर एन थ्री है और एक का फोर है, तो हमें ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि थ्री के बाद अब थ्री डी नहीं आएगा क्योंकि जो दो फोर वाले हैं वो पहले अरेंज होंगे। उन दोनों में से भी कौन पहले अरेंज होगा, जिसकी एन वैल्यू स्मॉल होगी। तो अब हमने थ्री डी को भी बीच में से स्किप करना है। वन एस के बाद अरेंज करेंगे टू एस को क्योंकि इससे बड़ी एन प्लस एल वैल्यू टू एस की है। उसके बाद अरेंज करेंगे टू पी को, फिर अरेंज करेंगे थ्री एस। हालांकि दोनों की एन प्लस एल वैल्यू सेम थी, इकट्ठे नहीं अरेंज किया। पहले टू पी को इसलिए अरेंज किया क्योंकि इसका एन वैल्यू स्मॉल थी, फिर थ्री एस को अरेंज किया क्योंकि इसकी एन वैल्यू लार्ज थी। अब वैसे तरतीब में थ्री पी के बाद थ्री डी आता है, लेकिन हमने थ्री पी के बाद फोर एस को अरेंज करना है क्योंकि इसकी भी एन प्लस एल वैल्यू फोर है और इसकी भी एन प्लस वैल्यू फोर है। जब तक फोर वाले पहले अरेंज नहीं होंगे फाइव वाले की बारी नहीं आएगी। तो थ्री पी के बाद आपने थ्री डी नहीं लिखना, थ्री पी के बाद आपने लिखना है फोर एस। तो क्या बात बताइए, वन एस के बाद टू एस, फिर टू पी, थ्री एस, थ्री पी के बाद थ्री डी नहीं अरेंज करना क्योंकि उसके एन प्लस एल वैल्यू फाइव है। इन दोनों की एन प्लस एल वैल्यू फोर थी, मगर चूंकि इसका क्वांटम नंबर थ्री और इसका फोर है इस वजह से इसको पहले अरेंज कर लिया और इसको बाद में अरेंज कर लिया। थ्री पी और फोर एस के बाद आप लोगों ने थ्री डी को अरेंज करना है। थ्री एस, थ्री पी, थ्री डी से पहले आपने फोर एस अरेंज किया और फिर उसके बाद थ्री डी, क्योंकि इन दोनों की एन प्लस एल वैल्यू
4 के बराबर थी और इसकी 5 थी। इसी तरह आपने यही चीज़ देखते हुए इन तमाम सब शेल्स को अरेंज कर लेना है। फिर आपने इस मेरी जो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है इससे आपने टैली करना है। अगर ये ऑर्डर आपका इसके मुताबिक नहीं आ रहा तो यकीनन आपने इसके अंदर कोई मिस्टेक की है। तो जैसे मैंने सारे अरेंज करके बताए हैं आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। और इस तरह की अरेंजमेंट आई तो इसका मतलब है आपने करेक्ट किया है। एन प्लस एल रूल जो है इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा आपका क्या है कि सब शेल मस्ट बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एन प्लस एल वैल्यूज बिफोर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स। आप जब सब शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने लगे तो पहले सबको एन प्लस एल वैल्यूज के असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे लें। अगर दो सब शेल्स की सेम एन प्लस वैल्यू आ जाए तो पहले आपने उस सब शेल को प्लेस करना है जिसकी एन वैल्यू स्मॉल है। ये भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि दो सब शेल्स की अगर एन प्लस एल वैल्यू सेम आ जाए तो उस सब शेल को आप पहले लिखेंगे जिसकी एन वैल्यू स्मॉल होगी। आप अगर सब शेल्स को एन प्लस एल वैल्यू के असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना चाहते हैं तो इसके लिए ये एक शॉर्टकट मेथड भी है। के शेल में सिर्फ एक ही सब शेल होता है 1s, पहले वो लिखें। एल में दो सब शेल होते हैं 2s और 2p, फिर वो लिखें। एल में तीन होते हैं 3s 3p 3d, वो लिखें। फिर बाकियों में मैंने आपको सब में बताया था कि आपने एफ तक के लिखना है। 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5s 6x 6p 6d 6f और 7s। मैंने इससे आगे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपके बुक में सिर्फ 7s तक रेंज है। फिर आपने 1s से एक एरो गुजारना है। फिर 2s से एक एरो गुजारना है। फिर 2p और 3s में से एक एरो गुजारना है। फिर 3p और 4s में से गुजारना है। फिर एक एरो देखें इकट्ठा तीन तीन में से गुजरेगा 3d 4p और 5s। वो एरो जो आप 4d में से गुजारेंगे वो इकट्ठा इन तीनों में से गुजरेगा 4d 5p 6s। फिर आप एरो जो इसमें से गुजारेंगे वो 4f 5d 6p 7s फिर 5p 6d 6f। अब ये जब आप एरो गुजारते हैं तो आपने ये ऊपर से नीचे जो आ रहे हैं सारे इनको अरेंज करते जाना है। ये वही तरतीब आपके पास बन जाएगी जो एन प्लस एल वैल्यू की थी। 1s सबसे पहले आ गया, फिर उसके बाद 2s आ गया, फिर 2p और 3s आ गया, फिर 3p और 4s आ गया, फिर 3d 4p और 5s आ गया, फिर उसके बाद 4d 5p 6s आ गया, 4f 5d 6p 7s आ गया। और उसके बाद मैंने आगे अरेंज नहीं की, यहाँ तक आपकी बुक में अरेंजमेंट मौजूद है ये यहाँ तक। तो एन प्लस एल वैल्यू चाहे कैलकुलेट करके देख लें या इस तरह लिखने के बाद एरो रूल से फ़ौरन लिख लें। पेपर में अगर एन प्लस एल रूल आता है तो एक्सप्लेन करें, अदरवाइज़ आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए यही चीज़ काफ़ी होती है। जो नेक्स्ट वीडियो क्लिप होगा मेरा उसमें मैं आपको बाकी रूल्स बताऊंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सप्लेन करने के। तो यहाँ तक मेरा इस वीडियो क्लिप में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का पहला रूल कवर हुआ, एन प्लस एल रूल, कि अगर आपने सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है तो पहले उनको अरेंज करें। और अरेंज आप करने के लिए रूल अप्लाई करेंगे एन प्लस एल रूल। एन प्लस एल रूल में मैंने बताया आपको दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट क्या आपको एक्सप्लेन करता है कि आपने तमाम सब एन प्लस एल वैल्यूज़ के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और दो सब शेल्स की अगर एन प्लस वैल्यू सेम आ जाए तो आपने दोनों को इकट्ठा नहीं अरेंज कर देना, बल्कि उस सब शेल को पहले अरेंज करना है जिसकी एन वैल्यू स्मॉल होगी। फॉर एग्जांपल सबसे स्मॉल एन प्लस एल वैल्यू 1s की है, ये सबसे पहले अरेंज होगा। फिर उसके बाद 2s, इन दोनों की सेम एन प्लस वैल्यू आ गई 3 एंड 3। 2p को पहले अरेंज इसलिए करना है क्योंकि इसका एन 2 है और इसका एन 3 है। फिर 3p के बाद 3d को अरेंज नहीं करना
क्योंकि इसकी वैल्यू 4 है और 4s की भी वैल्यू 4 है। जब तक पहले 3p और 4s अरेंज नहीं होंगे तब तक 3d को नहीं लिखना। फिर 3d की भी वैल्यू 5 है और 4p की भी वैल्यू 5 है। इन दोनों में से हमने 3d को पहले लिखना है क्योंकि इसका क्वांटम नंबर 3 है और 4p का क्वांटम नंबर 4 है। तो n+l रूल में दोनों बातों का ध्यान रखें। The subshell must be arranged in increasing order of their n+l values. But if two subshells have same n+l value, then arrange that subshell first, which has small value of n. और जब हमने n+l वैल्यू तमाम सबशेल्स पे अप्लाई कर दिया तो हमारे पास सारे सबशेल्स जब तरतीब में अरेंज हो गए तो ये बन गए। ये तरतीब आपकी हमेशा काम आती है जब आपने सबशेल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है, तो इसे आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। इसका मैं शॉर्टकट भी बता चुकी हूँ एरो रूल से, इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब आप मेरा नेक्स्ट वीडियो वॉच करेंगे बाकी कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 2। उसमें ऑफ पॉप प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और होन्स रूल और मैंने प्रैक्टिस को शामिल किया।